के साथ में जब तमाम सारे विधायक बीजेपी में इस उम्मीद के साथ गए थे कि भाई कम से कम मंत्री पद तो हमें मिलेगा, और वहीं सिंधिया शायद इस उम्मीद में गए थे कि मुख्यमंत्री के पद तक वो जा सकते हैं। लेकिन अभी भी आप देखें तो सिंधिया भले ही केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनके साथ के जितने भी समर्थक थे उनके लिए कोई बहुत बेहतर होता हुआ नजर नहीं आया। इमरती देवी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कांग्रेस में मोहन यादव सरकार की एक महिला मंत्री के ऊपर 1000 करोड़ रुपए का गबन घोटाला करने का आरोप लगा, और ये आरोप खुद बीजेपी के पूर्व विधायक ने लगाया। जरा सोचिए, बीजेपी अपना दामन साफ करने के बजाय कांग्रेस एक तरफ कांग्रेस में दिग्विजय और कमलनाथ को हटाने की तैयारियां चल रही। राहुल गांधी के एक ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी के जरिए ये चर्चा है कि क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे ये बड़े चेहरे क्या कांग्रेस पार्टी को खा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को तोड़ रहे हैं, क्या अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ भी कांग्रेस पार्टी के जरिए इतनी अपनी सक्रियता दिखा भी नहीं रहे। जहां कांग्रेस में ये तमाम खींचतान चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज चेहरों को तवज्जो तो दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ उनके समर्थकों को नाराज भी किया जा रहा है। इस लिस्ट में एक बड़ा चेहरा निकलकर सामने आया है, जिसके समर्थकों को अब नाराज किया जा रहा है। न सिर्फ समर्थक हैं, बल्कि वो विधायक भी हैं और विधायक के साथ साथ मंत्री पद पर भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें जगह एक बड़े रूप में नहीं दी जाती है। तो क्या ऐसे में नाराजगी चरम पर पहुंचेगी? तो क्या भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का इरादा भी बना सकते हैं? दरअसल क्या खबर है, पहले इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार क्यों चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में कई चेहरों को नाराज किया जा रहा है। जिस चेहरे की चर्चा की जा रही है वो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके ही समर्थक विधायक और मंत्री, जिन्हें दरकिनार किया गया है। ये खबर है जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की एक सूची घोषित हुई कल। इस सूची में कई बड़े पदों पर विराजमान चेहरों को शामिल किया गया। इसमें जो चेहरे थे गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, अर्चना चिटनेस, गौरी शंकर जैसे चेहरे इसमें शामिल थे, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में कहीं गुम नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बड़ी भूमिका दी। इसके साथ ही साथ इसमें यह कहा गया है कि सूची का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो जगह मिली, लेकिन उनका कोई भी समर्थक मंत्री जैसे कि तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर या किसी और नेता को पार्टी ने इस योग्य नहीं समझा। कुल मिलाकर भाजपा ने इस बार पुराने अनुभवी चेहरों को संगठन में फिर से आगे लाकर संतुलन साधने की कोशिश की। सिंधिया गुट के नेताओं की संगठन में दूरी बनाए रखी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये निर्णय क्या पार्टी पर कोई बड़ा असर डाल सकता है, सवाल भी यहाँ पर पूछा गया। इसी के साथ साथ जहां कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राष्ट्रीय परिषद में जगह तो मिली, सूची में इनका नाम तो सामने आया, लिस्ट में उनका नाम तो सामने आया, लेकिन जो उनके समर्थक मंत्री हैं उनका नाम नहीं देखा गया, जिसके बाद नाराजगी बढ़ी। और इस बीच बीते ही दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। मुलाकात शिष्टाचार भेंट बताई गई, मुलाकात केंद्र स्तर पर हुई चर्चा को लेकर बताई गई, लेकिन इसके मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, क्या उनसे सलाह मशवरा किया गया कि आखिरकार उन्हें जगह क्यों नहीं दी गई, या फिर उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी में क्यों होता रहता है। तो इसी से जुड़े हुए सवाल हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी से खुद सिंधिया नाराज चल रहे थे, अब तो उनके समर्थक मंत्री भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। क्या वाकई उनका अपमान हो रहा है? तो जो सवाल हैं उनके जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या लगता है, क्योंकि एक वक्त पर यह भी कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2020 में उनके साथ 22 विधायक आए थे, लेकिन इन 22 विधायकों में से कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 से 10 विधायकों को ही मंत्री पद पर बैठाया गया था। बाकी जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया गया तो उनकी नाराजगी नजर आई थी कि उनको जगह नहीं मिली, उनका अपमान किया गया। लेकिन एक बार फिर से एक लिस्ट सामने आई, इसमें भी जगह नहीं, तो क्या नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है?
बिल्कुल। और जब आप एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं या यूँ कहा जाए कि सत्ता के लालच में या मंत्री पद को हासिल करने के लिए आप इस तरह के कदम को उठाते हैं, उसके बावजूद भी आपको निराशा हाथ लगती है, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर आप जो है अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं कि गलत फैसला हो गया। और इसी तर्ज पर सिंधिया के साथ में जब तमाम सारे विधायक बीजेपी में इस उम्मीद के साथ गए थे कि भाई कम से कम मंत्री पद तो हमें मिलेगा, और वहीं सिंधिया शायद इस उम्मीद में गए थे कि मुख्यमंत्री के पद तक वो जा सकते हैं। लेकिन अभी भी आप देखें तो सिंधिया भले ही केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनके साथ के जितने भी समर्थक थे उनके लिए कोई बहुत बेहतर होता हुआ नजर नहीं आया। इमरती देवी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कांग्रेस में होते तो चुनाव भी नहीं हारते। तो इस तरह की बातें जब होती हैं तो जाहिर बात है कि ये पता चलता है कि जो लोग एक भरोसे के साथ में, एक उम्मीद के साथ में कह सकते हैं कि एक दल छोड़कर यानी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए होंगे, तो बहुत सारे ख्वाब और बहुत सारी उम्मीदें उनकी रही होंगी, लेकिन अब वो उम्मीदें चकनाचूर होती हुई दिखाई पड़ी हैं। आप जरा देखिए जिस तरह से कमेटी के अंदर, इस कार्यकारिणी के अंदर कह सकते हैं कि कई बड़े नेताओं को जगह दी गई, लेकिन सिंधिया के अलावा उनके साथ के समर्थक जो विधायक या नेता थे उनको जगह ना दी जाना, ये बताता है कि बीजेपी को अभी भी शायद उतना यकीन नहीं है। कुछ दिनों पहले भी हमने बीजेपी के नेताओं के मुंह से ऐसे स्टेटमेंट सुने थे जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कांग्रेसी नेता जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं कई तरह की मुश्किलें और कई तरह की नेगेटिव चीजें निकल के सामने आ रही हैं। यानी कि जो विधायक कांग्रेस छोड़कर जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, आखिर में उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि भाई आपके आने के बाद पार्टी के अंदर कई तरह की चीजें दिखाई पड़ी हैं जो बेहतर नहीं है। यानी कि जो सिंधिया के साथ में बड़े हौसले के साथ में, बड़ी उम्मीद के साथ में बीजेपी का दामन थामे निकले थे, हालांकि शामिल भी हुए थे, लेकिन अब जाकर उनको शायद एहसास हो रहा होगा कि सिर्फ उनका इस्तेमाल हुआ है सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए। उसके अलावा उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। यहाँ तक कहा जाता रहा, हालांकि इस बात में सच्चाई है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन सिंधिया को लेकर भी ये बात कही जाती रही कि वे सिंधिया को भी जो पद दिया गया है उस पद से शायद वो खुश नहीं है। आपने देखा कि पहले जो पद उनके पास था उसमें वो पीएम मोदी के साथ नजर आते थे, अब अलग थलग दिखाई पड़ते हैं। और जब उनकी राहुल गांधी के साथ में तस्वीर सामने आ जाती है तब तो ये बात जो है और ज्यादा कहीं ना कहीं चर्चाओं में आ जाती है कि क्या सिंधिया की वापसी होने वाली है। हालांकि सिंधिया ने इसको लेकर सफाई भी पेश की, लेकिन यहाँ पर जीतू पटवारी हो या और तमाम नेता हो, तमाम यहाँ पर बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़े कि क्या सिंधिया की घर वापसी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में उनको वो तवज्जो और वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। सर, जीतू पटवारी का आपने जिक्र किया। जीतू पटवारी अभी दलितों की इंसाफ की बात कर रहे हैं। हाल ही में अशोकनगर में एक युवक को मानव मल खिलाने की शिकायत सामने आई थी। इसको लेकर जीतू पटवारी उनके आवास पर पहुंच जाते हैं, खाना भी खाते हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। लेकिन ये कहा गया कि जीतू पटवारी ने ये पूरा माहौल क्रिएट करवाया था। ये भाजपा द्वारा आरोप लगाए गए कि यहाँ कुछ ऐसा विवाद सामने नहीं आया, बल्कि जीतू पटवारी ने पैसे दिए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया और गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। बीते दिनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया कि जीतू पटवारी पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या जो दलितों की आवाज उठा रहे हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी पे हमेशा यही आरोप लगता है? देखिए नाज़मीन, कुछ दिनों पहले हमने देखा कि किस तरह से मोहन यादव सरकार की एक महिला मंत्री के ऊपर 1000 करोड़ रुपए का गबन घोटाला करने का आरोप लगा, और ये आरोप खुद बीजेपी के पूर्व विधायक ने लगाया। जरा सोचिए, बीजेपी अपना दामन साफ करने के बजाय कांग्रेस की तरफ देख रही है और ये कह रही है कि भाई आप खुद जो है वो खबरें क्रिएट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब एक कह सकते हैं कि घटना आदिवासी युवक के साथ में शिवराज सिंह के समय पे हुई थी, तब भी खूब हो हल्ला मचा था उसको लेकर। तो ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि जो सरकार वो चला रहे हैं उसमें किस तरह की नाकामियां कहीं ना कहीं उनके सामने आ रही है, क्योंकि सिर्फ ये 1000 करोड़ गबन का मामला नहीं, इससे पहले सौरभ शर्मा का मामला हो, आदिवासी को लेकर कई तरह की जो खबरें सामने आना हो, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पुतला गिराना हो, ऐसी बहुत सारी चीजें जो निकल कर सामने आती रही। और ऐसे में भी मोहन यादव सरकार की चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। अभी भी आपने देखा कि जब उनकी महिला मंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो एक बार भी मोहन यादव इसके ऊपर सफाई देने सामने नहीं आते, जबकि केंद्र की तरफ से, पीएमओ की तरफ से कहीं ना कहीं एक जांच के लिए आदेश दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि दाल में कहीं ना कहीं काला है, कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ी है जिसमें ये कहा गया। और ऐसे में मोहन यादव सरकार सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में उलझे हुए हैं, उनको आगे आना चाहिए। सरकार कैसे चलती है, क्योंकि कई तरह की बातें जब कही गई कि जो लाडली बहना योजना है उसमें
जो वो कह सकते हैं रकम की संख्या बढ़ाने की बात की गई थी, वो जस की तस है। कई लाखों की तादाद में महिलाओं के नाम काट दिए गए, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो चर्चाओं में रहे। तो ऐसे में सरकार का काम ये होना चाहिए कि जो योजनाओं का जिक्र आपने अपने मैनिफेस्टो में किया था उसको कैसे लागू किया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है पूरी जो बीजेपी है वो जीतू पटवारी से लड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अब मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव की बात की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी खींचतान भी चल रही है। चाहे इस लिस्ट में कुछ नामों का शामिल ना करना हो, चाहे फिर आदिवासी महिला मंत्री पर सवाल खड़े होने हो, चाहे फिर आंदोलन के जरिए जीतू पटवारी भाजपा पर आरोप लगा रहे हो, तमाम तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की चर्चा चल रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के जरिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी के अंदर जो नाराजगी पनप रही है, क्या इस बीच में खतरा मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव पर मंडरा रहा है और क्या वाकई मोहन सिंह यादव को खुलकर सामने आना पड़ेगा, कोई स्टैंड लेना ही पड़ेगा? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।